यहाँ पर एक क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। तो देख सकते हो क्या कह रहा है, इफ द ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से जुड़ा हुआ, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इफ द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज मेजर्ड विद इन एक्यूरेसी ऑफ प्लस माइनस 0.002 नैनोमीटर, मतलब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन दिया हुआ है। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, एक्यूरेसी विद इन प्लस माइनस समथिंग दिया हुआ है, इसका मतलब ये अनसर्टेनिटी दिया हुआ है। तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन दिया हुआ है इतना नैनोमीटर, तो हमको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम को कैलकुलेट करना है। पहला काम है कि अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन दिया हुआ है। ठीक है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को यूज करते हुए ये काम करेंगे। जब अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम निकल जाएगा, तब इसमें एक एडिशनल क्वेश्चन है, कहता है कि सपोज द एक्चुअल मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज दिस मच, मतलब एक्चुअल मोमेंटम जो है, रियल जो मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का, वो इतना है। सपोज करो, है ना, अज्यूम करो कि ये इतना मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का। तो इज देयर एनी प्रॉब्लम इन डिफाइनिंग दिस वैल्यू? तो क्या इस वैल्यू को डिफाइन करने में कोई प्रॉब्लम है? यानी मोमेंटम का जो वैल्यू लिखा हुआ है ना, मोमेंटम को डिफाइन किया हुआ है h/4π × 0.05 नैनोमीटर। ये डेफिनेशन है किसका? मोमेंटम का। इस केस में सब जगह का बात नहीं, यहाँ पर हम लोग इस डेफिनेशन को लिखे हैं। तो क्या ये डेफिनेशन करेक्ट है? ये डेफिनेशन संभव है? ये पता करना होगा कि ये जो मोमेंटम दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन का, एक्चुअल मोमेंटम, क्या ये एक्चुअल मोमेंटम संभव है? ये हो सकता है क्या? ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हमको एक्चुअल मोमेंटम निकालना पड़ेगा और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम निकालना पड़ेगा। दोनों को कंपैरिजन करना होगा। ठीक है, और उसके बाद हमको पता लगाएंगे कि क्या होगा। ठीक है, यह डेफिनेशन तभी संभव है जब एक्चुअल मोमेंटम जो है अनसर्टेनिटी से कम हो, ये अनसर्टेनिटी से ज़्यादा हो। अगर अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ज़्यादा हो जाएगा एक्चुअल मोमेंटम से, तो वो संभव ही नहीं है ना। किसी भी चीज़ में अनसर्टेनिटी उसके एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा नहीं हो सकता है ना। जैसे किसी के बारे में हम कहते हैं कि वो जो है 90% लाएगा, तो मतलब क्या हो गया? अनसर्टेनिटी कितना होगा? हमने बोला कि ये चलो एग्ज़ाम देगा और वो 90% उसको मार्क्स आएगा, तो हो सकता है उसको 88% आ जाए, हो सकता है उसको 92% आ जाए, हो सकता है उसको 95% आ जाए, या उधर हम 5% यानी ±5% रखें, यानी वो 85% भी ला सकता है, 95%, मतलब वो 90% लाएगा और उसमें हमने अनसर्टेनिटी बताया कि ±5% हो जाएगा, यानी 5% कम ज़्यादा हो सकता है। यानी अगर हम 90 कह रहे हैं तो 85% भी आ सकता है उसको, और इधर 95% तक भी जा सकता है, उस बीच में कोई भी रहेगा। तो यानी क्या हुआ? एक्चुअल वैल्यू तो 90% है ना, लेकिन अनसर्टेनिटी तो सिर्फ 5% है। अब अनसर्टेनिटी हो जाए 95%, ऐसा संभव ही नहीं है। अगर हम किसी के बारे में बोल रहे हैं कि नहीं ये बच्चा 90% लाएगा, ठीक है, तो अगर वो 90% के आसपास नहीं लाया, 90% के आसपास नहीं लाया, वो 5% लाया, तो यानी अनसर्टेनिटी उसका 95% हो गया। यानी 90% लाने वाला स्टूडेंट वो 5% तो लेकर नहीं आएगा। यानी अनसर्टेनिटी कभी 95% नहीं हो सकता है। अनसर्टेनिटी जब भी होगा तो एक्चुअल वैल्यू से कम ही होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? ठीक है, ये तो हुआ कि चलो अब हम है कि कोई मैच है जीतने का, जैसे 5 मैचों की सीरीज चल रहा है, 2 कंट्री है, 2 कंट्री के बीच में 5 मैच का सीरीज हो रहा है। तो हम कहेंगे कि चलो इंडिया का हो रहा है पाकिस्तान के साथ, तो हम बोलेंगे नहीं, इसका जो सीरीज को जीतने का जो चांसेस है, सीरीज को जीतने का चांसेस जो है इंडिया का 90%, यानी 90% चांस है कि ये मैच जीत लेगा। 5 में से 3 मैच जीतेगा तो सीरीज जीत जाएगा।
यानी 5 में से 3 मैच तो जरूर जीतेगा। 90% चांस है कि 5 मैच खेल रहा है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हो रही है, तो इंडिया जो है हम प्रिडिक्शन किए कि वो 3 मैचेस जीत रहेगा, 3 मैचेस जीतेगा। ठीक है, अब ये 3 मैचेज है, आप उसमें बोल रहे हैं कि इसमें ±1 हो सकता है, ±1 हो सकता है, मतलब एक मैच ज़्यादा हार जीत सकता है या एक मैच कम भी जीत सकता है। यानी हमने बोला नहीं 3 मैच जीतेगा, इसका मतलब है कि हो सकता है वो 4 मैच जीत जाए, हो सकता है वो 2 मैच जीते। अब वो एक भी मैच इंडिया ना जीते तो मेरे प्रिडिक्शन का कोई मीनिंग नहीं हुआ, यानी अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा हो गया। जितना हमने प्रिडिक्शन किया उससे ज़्यादा तो उसका अनसर्टेनिटी हो गया। तो ये संभव नहीं है, अनसर्टेनिटी किसी भी केस में एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो उसी तरह से यहाँ भी है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो अनसर्टेनिटी कभी ज़्यादा नहीं हो सकता है, इसलिए हम लोग एक्चुअल मोमेंटम निकालेंगे और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम निकालेंगे और दोनों को कंपैरिजन करेंगे। अगर एक्चुअल मोमेंटम अनसर्टेनिटी से ज़्यादा है तब तो ये डेफिनेशन संभव है, और अगर अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम एक्चुअल मोमेंटम से ज़्यादा होगा तब ये डेफिनेशन नहीं चलेगा। ठीक है, तो अब हम लोग जो है बनाते हैं। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन दिया हुआ है डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या होता है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। डेल्टा एक्स क्या हो गया? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। डेल्टा एक्स क्या है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। ओके, तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कितना है? डेल्टा एक्स, यही सिंबल है। कितना है ये? 0.002 नैनोमीटर। ठीक है, ये हो गया 2 × 10⁻, ठीक है, 10⁻³ नैनोमीटर। इसको मीटर में बनाएंगे, इंटू 10⁻⁻9 मीटर। तो फाइनली जो है नैनोमीटर को हमने क्या कर दिया? मीटर में बदल दिया। फाइनली आ गया 2 × 10⁻12 मीटर। ठीक है, मीटर में कन्वर्ट कर दिया अनसर्टेनिटी इन पोजीशन को। अब हम लोगों को निकालना है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। तो अब हम लोग अनसर्टेनिटी मोमेंटम निकालना है तो हम लोग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को यूज करेंगे। ठीक है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू h/4π। यही होता है ना फॉर्मूला, यही फॉर्मूला है ना। इसमें डेल्टा एक्स क्या है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और डेल्टा पी क्या है? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। डेल्टा पी क्या हो गया? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। तो हमको निकालना ही है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। तो डेल्टा पी इक्वल टू h/4π डेल्टा एक्स। ठीक है, अब अनसर्टेनिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। एच का वैल्यू कितना है? 6.626 इंटू 10⁻34 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, 4 × 3.14, है ना। पाई का वैल्यू 3.14 होता है, उठा दिया। और डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना है? 2 × 10⁻12 मीटर। इसको कैलकुलेट करेंगे, 1 मीटर यहाँ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम हमको मिल जाएगा। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आएगा? 2.638 इंटू 10⁻23 kg मीटर पर सेकेंड। kg मीटर पर सेकेंड, ये हुआ हमारा अनसर्टेनिटी इन, ये क्या हो गया? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ठीक है, तो हमको मिल गया अनसर्टेनिटी
इन मोमेंटम डेल्टा पी। ठीक है, कितना आया? ये आ रहा है 2.638 इंटू 10⁻⁻23 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गया अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम निकाल के। ठीक है, तो क्वेश्चन का एक हिस्सा सॉल्व हो गया। ठीक है, क्वेश्चन का एक हिस्सा सॉल्व हो गया। ठीक है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम निकल गया। अब हम लोग जो है सेकंड पार्ट निकालते हैं कि ये जो डेफिनेशन दिया हुआ है, ये डेफिनेशन करेक्ट है या नहीं। तो इसके लिए हमको निकालना पड़ेगा एक्चुअल मोमेंटम। ठीक है, एक्चुअल मोमेंटम, एक्चुअल मोमेंटम कितना दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है h/4π इंटू 0.05। ठीक है, हमको दिया हुआ है, तो इसी से ना कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम लोग जो है सारे वैल्यू को पुट करेंगे। नैनोमीटर है, तो एक्चुअल मोमेंटम हमको निकालना है। यहाँ दिया हुआ है सपोज द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज h/4π इंटू 0.05 नैनोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन में ये गलत हो गया है, ये एक्चुअली नीचे मल्टीप्लाई 4π इंटू 0.05 नैनोमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन में गलती है। ठीक है, तो यहाँ भी सुधार कर दिया जाए इंटू 0.05 नैनोमीटर। ठीक है, तो अब जो है एक मिस्टेक था, उसको करेक्ट कर लिया गया। अब इसका वैल्यू पुट कर देंगे 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल। जूल यहाँ यूज़ नहीं करेंगे, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद 4 पाई है ना, पाई का वैल्यू कितना होता है? 3.14 और 0.05 नैनोमीटर है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻⁹ मीटर में कन्वर्ट हो गया। नैनोमीटर जो है मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे। जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगा, ये जो पी का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? ये जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1.055 इंटू 10⁻24 kg मीटर पर सेकेंड, ये आया। ठीक है, अब आप देखिए अनसर्टेनिटी मोमेंटम कितना है? 2.638 इंटू 10⁻⁻23 और एक्चुअल मोमेंटम कितना है? 1.055 इंटू 10⁻⁻24। तो आप देखिए कि एक्चुअल मोमेंटम ही अनसर्टेनिटी मोमेंटम से कम हो रहा है। तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि एक्चुअल मोमेंटम जो है अनसर्टेनिटी से भी कम हो। अनसर्टेनिटी तो हमेशा थोड़ा बहुत होता है ना, 1-2% होता है, उससे ज़्यादा तो होता नहीं। अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा हो गया तो उसको थोड़ी अनसर्टेनिटी मानते हैं, वे तो वही सर्टेनिटी हो गया जिसको हम लोग अनसर्टेनिटी बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? 1.055 इंटू 10⁻⁻24। ठीक है, एक्चुअल मोमेंटम यही छोटा हो जाता है 10⁻⁻24, यहाँ 10⁻⁻23 है। तो कौन बड़ा हो गया? अनसर्टेन मोमेंटम बड़ा हो गया। तो किसी चीज़ का अनसर्टेनिटी उसके एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा नहीं हो सकता है।
अगर कहीं ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि वो डेफिनेशन जो दिया गया है उस पर्टिकुलर क्वांटिटी का, पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी का मैथमेटिकल डेफिनेशन जो दिया गया है वो रॉन्ग है, वो संभव नहीं है, वो इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, हियर डेल्टा पी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज ग्रेटर देन एक्चुअल मोमेंटम, therefore definition is not possible, therefore this definition ठीक है is not possible। ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो समझ जाना है कि अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम is greater than actual momentum, that is why this definition is not possible। Which definition we are talking? We are talking about this definition of the momentum which is given here, it is not possible। The definition which is of the momentum which is given here, h by 4 pi into 0.05 nanometer, this definition is not perfect, this is not a perfect definition of the actual momentum। Why? Because the actual momentum is less than the uncertainty momentum, which is not possible। okay। तो अब यहाँ पर देखिए कि क्वांटम नंबर्स दिया हुआ है, क्वांटम नंबर्स ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन का क्वांटम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर होता है, सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए। तो सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स दिया हुआ है किसके लिए, 6 इलेक्ट्रॉन के लिए, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, और ऑल द 6 इलेक्ट्रॉन्स हैज़ गॉट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। अब इस क्वांटम नंबर के आधार पर डिसाइड करना है, इसको अरेंज करना है इंक्रीजिंग एनर्जी में। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि सबका नाम क्या हो सकता है, सारे ऑर्बिटल का नाम क्या होता है, तो एनर्जी का हम लोग डिसीजन लेंगे। तो इसका नाम क्या है, कैसे लिखते हैं, कोई भी ऑर्बिटल का नाम जो लिखते हैं, ठीक है, कोई भी ऑर्बिटल का जो नाम लिखते हैं कैसे लिखते हैं, एनएल के हिसाब से लिखते हैं, एनएल। तो एन का वैल्यू कितना है, 4 है, तो ये हो गया 4। एल का वैल्यू 2 है, एल का वैल्यू 2 है, इसका मतलब ये डी ऑर्बिटल होगा, 2d है ना, तो 4d हो जाएगा ये। इस ऑर्बिटल का नाम क्या होगा, ठीक है, इस ऑर्बिटल का नाम क्या होगा, 3 है, और ये एल, तो ये हो गया 3। एल का वैल्यू 2 है, तो ये हो गया 3d। ठीक है, उसके बाद इसमें देखिए एन का वैल्यू 4 है, एल का वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा 4, एल का वैल्यू 1 है ना, तो एल का वैल्यू 1 होता है तो वो पी ऑर्बिटल होता है, ये हो गया 4p। ठीक है, एन का वैल्यू 4, एल का वैल्यू 2 है तो डी ऑर्बिटल, एल का वैल्यू 2 है इसलिए ये भी डी ऑर्बिटल, और 3d हो गया, ये 4d हो गया। यहाँ एल का वैल्यू 1 है इसलिए ये p ऑर्बिटल हुआ, और 4th ऑर्बिट में इसलिए 4p लिखाएगा। उसके बाद ये कौन सा हुआ, है ना, 3rd ऑर्बिट में है, 3 हो गया, एल का वैल्यू 2 है, ठीक है, तो ये हो गया क्या, 3d हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या है, एन का वैल्यू 3 है, एन का वैल्यू 3 है तो 3 हुआ, एल का वैल्यू 1 है तो क्या होगा, ये पी होगा, 3p कहलाएगा। एन का वैल्यू 4 है, ये 4 हो गया, एल का वैल्यू 1 है, ये 4p हो गया। अब कहता है कि हम एनर्जी को कैसे हम डिस्टिंग्विश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि सबसे कम एनर्जी किसका होगा, n प्लस एल वैल्यू जिसका सबसे कम होगा, तो n प्लस एल वैल्यू यहाँ पर 4 + 2 है 6 हुआ, 3 + 2 5 है, 4 + 1 5 है, 3 + 2 5 है, 3 + 1 4 है, 4 + 1 ठीक है, 4 + 1 जो है 5 है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि सबसे कम n प्लस एल वैल्यू किसका है, 3 + 1 4, 5 है, 3 2 5, 4 1 5, 3 2 5, 4 + 2 6,
तो सबसे कम क्या हो गया, सबसे कम पता चल गया 4 + 2 6 है और किसी का 6 नहीं है, और 3 + 1 4 है। तो सबसे कम n + l वैल्यू किसका है, इसी का है ना। सबसे कम जो है, सबसे कम किसका एनर्जी होगा, इसका, क्योंकि n + l वैल्यू कितना हुआ, 3 + 1 4 हो गया। n का वैल्यू 3 और l का वैल्यू 3। तो कौन सा रूल फॉलो करेंगे, n + l वैल्यू। ऑर्बिटल लिखने के लिए n-l रूल का यूज करते हैं ऑर्बिटल को लिखने के लिए, और एनर्जी को डिसाइड करने के लिए n + l वैल्यू का यूज करते हैं, n + l। तो 3 + 1 4 है। अब देखिए 4 किसी का नहीं है, 5 हो गया, 4 + 1 5, 3 + 2 5, 4 + 1 5, 3 + 2 5, 4 + 2 6 हुआ। तो सबसे कम जो है n + l वैल्यू इसी का है, यानी सबसे कम जो है एनर्जी जो है 3p का होगा। सबसे कम एनर्जी जो है 3p का होगा, ठीक है। उसके बाद 3p के बाद देखिए, ये तो हो गया, चलिए ये हमारा यूज हो गया। अब इसको छोड़ देते हैं। ये 4 + 1 5 है, 3 + 2 ये भी 5 है, 4 + 1 ये भी 5 है, 3 + 2 ये भी 5 है, और 4 + 2 6 है। तो ये सबसे ज़्यादा एनर्जी इसका होगा, तो सबसे लास्ट में लिखाएगा। लेकिन अब इधर जो 3 बचा है, 1 2 3 4, ये पाँचों जो है, ये पाँचों जो है क्या है, 5 है। 4 + 1 5, 3 + 2 5, ठीक है, 4 + 1 5। n का वैल्यू यहाँ पर 3 है, इसमें भी n का वैल्यू 3 है और 2 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि ये तो सबसे कम है, 3 + 2 5, 4 + 1 5 हो गया, n + l 5 हो रहा है, 4 + 1 ये भी 5 है, 3 + 2 ये भी 5 है, 4 + 1 ये भी 5 है, 3 + 2 ये भी 5 है। यानी n + l वैल्यू सेम है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 का जो है n + l वैल्यू जो है सेम है, ठीक है। तो इसमें से अब देखेंगे, जब n + l वैल्यू सेम होता है, जब n + l वैल्यू सेम हो जाता है, तो जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम होता है उसी का एनर्जी कम होता है, ठीक है। अब ये 4 जो है, 2 3 4 और 6, सब में देखिए n + l वैल्यू 5 है। कौन कौन, 2 3 4 6, ये जो केस है 2 3 4 6, इसमें n + l वैल्यू 5 आता है, n + l वैल्यू 5 आता है। तो सबका एनर्जी सेम हो गया n + l वैल्यू के हिसाब से। तो जब n + l वैल्यू सेम आता है, तब हम क्या करते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर डिसाइड करते हैं, जिसका कम रहेगा उसी का एनर्जी कम होगा। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 4 है, तो ये दोनों तो हो गया ज़्यादा, तो अब 3 वाला वो बच गया 2 तो ये। तो 2 और 4 दोनों का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, इसलिए दोनों का एनर्जी सेम होगा, ठीक है। 2 और 4, 2 हो गया और 4 हो गया, ये दोनों का एनर्जी सेम होगा, यानी 3D, ये भी 3D है, दोनों 3D = 3D है, दोनों 3D आया ना, ये भी 3D ये भी 3D इक्वल हो गया, दोनों निकल गए। अब जो है ये दोनों बचा, 4 + 1 5, 4 + 1 5, दोनों का 5 है, ठीक है। तो ये दोनों भी इक्वल होगा, 4 + 1 5 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 के बाद 4 है, तो इसलिए इसका होगा उससे ज़्यादा। ये दोनों 5 है, तो ये दोनों भी इक्वल होगा, ठीक है। 3 और 6, दोनों ही 4p है, तो हो जाएगा 3p < 3d = 3d, फिर हो गया 4p = 4p, ठीक है। तो हो गया, अरेंज हो गया, 1 2 3 4 5 अरेंज हो गया। अब ये अकेले बचा 4 + 2 6, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी इसी का है,
वो कौन सा है, 4D। ठीक है, तो अब इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। सबसे कम हो गया 3P, सबसे कम कौन हो गया 5। ठीक है, सबसे कम हो गया 5। उसके बाद 3D है 2 ठो, 3N। उसके बाद जो है 2 और 4 इक्वल हो गया। ठीक है, 2 और 4 इक्वल हो गया। और उसके बाद 3 and 6 इक्वल हो गया। उसके बाद 3 and 6 इक्वल हो गया। ठीक है, और सबसे लास्ट में जो है 1 आता है। तो इस तरीके से अरेंज हो गया। ठीक है, 5 का सबसे कम होगा, सेकंड 4 का सेम होगा, थर्ड 6 का सेम होगा। ठीक है, उसके बाद जो है सबसे लास्ट में 1 होगा, जिसका एनर्जी सबसे ज़्यादा हो गया। यही आपका आंसर हुआ, यही अरेंजमेंट हुआ। ठीक है, ओके, हैव अ नाइस डे।